1960 का दशक था। एक तरफ चीन में माओवादी क्रांति सड़कों पर थी, बुद्धिजीवियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अयूब खान के नेतृत्व में लोकतंत्र को तानाशाही से कुचला जा रहा था। जब ये सारी चीजें उन दोनों देशों में हो रही थी, तो भारत में उसी 1960 के दशक में एशिया के सबसे पावरफुल जेट्स में से एक का निर्माण किया जा रहा था। भारत की जो एरोस्पेस हिस्ट्री है, वह न जाने कितने उतार चढ़ावों के दौर से गुजरी है। इसमें से कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जो गौरवपूर्ण भी हैं, तो ठीक उसी तरह कुछ कहानियां वैसी हैं जो पीड़ादायक भी हैं। प्राइड और पेन के इस मिक्सचर के रूप में हम बात कर रहे हैं भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान HF-24 मारुत की। आजादी के बाद भारत जब अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ, तो उस समय हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि हम किस तरह से डिफेंस सेक्टर में उस औपनिवेशिक मानसिकता को तोड़ें जिसके अंतर्गत हम पूरी तरह से दूसरे देशों के हथियारों पर निर्भर थे। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए 1956 में मारुत प्रोग्राम शुरू हुआ। मारुत प्रोग्राम दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को। जब मारुत को HAL ने बनाया था, तो उस समय यह कोई साधारण विमान नहीं था। मारुत का डिजाइन सुपरसोनिक जेट की तरह था। इसकी डिजाइन डेल्टा विंग्स की थी, वैसे ही आज आप तेजस में भी देख सकते हैं। इस विमान का ढांचा बेहद मजबूत था और मारुत एक ट्विन इंजन विमान था। इसकी झुकी हुई पंखें दिखने में भी अट्रैक्टिव लगती थी। मारुत के डिजाइनर थे डॉक्टर कार्ट टैंक, एक जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के लिए जेट्स डिजाइन किए थे। उसके बाद ये भारत आए और इन्होंने मारुत को एक मैक 2+ सुपरसोनिक जेट के रूप में डिजाइन किया। सुपरसोनिक जेट का मतलब ये होता है कि वो जेट जो साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज चलता है। यहाँ पर मैक दरअसल साउंड की स्पीड का प्रतीक है। आमतौर पर साउंड की स्पीड हम सब जानते हैं 1225 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो अगर कोई विमान मैक 1 की गति पर उड़ रहा है, तो इसका मतलब वह साउंड की स्पीड के बराबर उड़ रहा है। अगर मैक 2 पर उड़ रहा है, तो वह साउंड की स्पीड से 2 गुना तेज उड़ रहा है। लेकिन मारुत को मैक 2+ जेट के रूप में डिजाइन किया गया था। इसका मतलब है कि मारुत साउंड की स्पीड से 2 गुना से भी ज्यादा तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता था। अब आप सोचिए, 1960 में ही भारत ने मैक 2+ जेट के रूप में मारुत को डेवलप कर लिया था और उस समय 1960 या 70 के आसपास दुनिया भर में 2-3 जेट्स बड़े पॉपुलर थे। एक था USSR का MiG-21, जिसकी सी लेवल पर स्पीड 1.5 मैक थी, यानी मारुत से बहुत कम। एक और पॉपुलर जेट उस समय अमेरिका का F-14 हुआ करता था, जिसकी सी लेवल स्पीड 1.2 मैक थी। यह स्पीड भी मारुत से बहुत कम थी। इवन आज के समय में भी 2025 में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, दुनिया डिफेंस सेक्टर में कई फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को देख रही है, तब भी बहुत कम ऐसे जेट्स हैं जो मैक 2+ की स्पीड रखते हैं। मारुत की पहली उड़ान हुई 24 जून 1961 को और 1 अप्रैल 1967 को यह एयरफोर्स में शामिल हो गया। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, तो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के रूप में निर्मित मारुत ने कंपैटिबल इंजन न होने के बावजूद भी एयर टू एयर कॉम्बैट में पाकिस्तान के F-86 को गिरा दिया था। 1971 के युद्ध में 100 से अधिक मारुत जेट्स का इस्तेमाल हुआ था। मारुत के जो पायलट्स थे, वो तो यहाँ तक कहते थे कि भले ही मारुत में सुपरसोनिक इंजन नहीं लग पाया है, लेकिन यह बहुत ही भरोसेमंद जेट है और गोली लगे तब भी इस जेट को कोई नुकसान नहीं होता है। जाहिर सी बात है, मारुत उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर जेट्स में से एक था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना ताकतवर जेट बनाने के बावजूद भी भारत लंबे समय तक डिफेंस सेक्टर में डिपेंडेंट बना रहा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिजाइन बनाने की क्षमता तो भारत के पास थी, लेकिन मारुत की सबसे बड़ी त्रासदी थी उसका इंजन। जितना शक्तिशाली मारुत का डिजाइन था, उसके अकॉर्डिंग पावरफुल इंजन भारत को नहीं मिल सका। रोल्स रॉयस का टर्बोजेट इंजन जो सबसोनिक जेट्स के लिए बना था, उसको मारुत में लगाना पड़ा और इसका परिणाम क्या हुआ कि एक ऐसा जेट जो साउंड की स्पीड के 2 गुने से भी ज्यादा तेज गति से उड़ सकता था, वह साउंड की स्पीड से भी कम तक सीमित रह गया। इसके अलावा 1971 में भारत के परमाणु परीक्षणों ने भी चीजें और कठिन कर दी। भारत पर लगाए प्रतिबंधों ने उसकी नए इंजन की तलाश और मारुत के स्पेयर पार्ट्स तक लेना मुश्किल कर दिया। धीरे धीरे 1980 का समय आते आते मारुत का जो जलवा था वो कम होने लगा। वैसे तो सबसे बड़ा कारण यही था कि मारुत के लिए जो पावरफुल इंजन चाहिए वह भारत के पास नहीं था, लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण थे जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला कारण था फाइनेंशियल। मारुत के सुपरसोनिक इंजन को डेवलप करने के लिए रिसर्च की जरूरत थी। उस रिसर्च के लिए पैसे चाहिए थे, जो पैसे खर्च करने के लिए भारत तैयार नहीं था। ऐसा नहीं था कि भारत के पास पैसे नहीं थे, भारत के पास पैसे थे, लेकिन तब वह नीयत नहीं थी। और यहीं पर आता है मारुत की असफलता के पीछे का दूसरा कारण, पॉलिटिकल विल की कमी। दरअसल कांग्रेस सरकार ने मारुत को कभी नेशनल प्रायोरिटी माना ही नहीं। कोई लंबी योजना नहीं बनाई, न इंजन के लिए रिसर्च फंड दिया गया और न ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी के लिए कोई रोड मैप दिया गया। उस दौर में जब USSR मिग को ब्रांड बना रहा था,
फ्रांस मिराज को ब्रांड बना रहा था, तब उस दौर में भारत में मारुत की फाइल कांग्रेस की अलमारी में धूल फांक रही थी। मारुत की असफलता के पीछे तीसरा कारण था डिफेंस इंपोर्ट लॉबी का दबदबा। जब हम सभी बच्चे थे तो घर वाले हमें कुछ पैसे देते थे कि बाजार से सब्जी खरीद कर ले आओ। हम 50 रुपए में आलू, प्याज और टमाटर आदि खरीद कर लाते थे और घर में 60 रुपए बताते थे, ताकि घर में सब्जी भी आ जाए और 10 रुपए हमारा कमीशन भी मिल जाए। तो अब आप सोचिए कि अगर हमारे घर में आलू, प्याज और टमाटर उगने लग जाता तो क्या हम 10 रुपए कमीशन के कमा पाते? नहीं कमा पाते। और ठीक यही चीजें डिफेंस डील्स में भी लंबे समय तक भारत को देखने को मिली। अगर भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट्स खरीदेगा तो उस डील में कई सारे दलाल बीच में आएंगे और मोटा पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर भारत खुद से कोई फाइटर जेट अपनी जमीन पर बनाएगा तो उन बिचौलियों को कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए जानबूझकर मारुत को अपग्रेड करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया गया, ताकि विदेशों से हथियार खरीदे जा सके और उस प्रोक्योरमेंट डील में जमकर दलाली कमाई जा सके। 1987 के आसपास तो सीबीआई ने एक रिपोर्ट में सीधे उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी और कई बड़े अधिकारियों पर सबूत के साथ ही आरोप लगा दिया था कि इन बड़े अधिकारियों ने एक डील में 7% तक का कमीशन मांगा था। बहरहाल भारत में डिफेंस डील्स में इस तरह के घोटाले कोई नई बात नहीं रहे। इन डील्स से अधिकारी और नेता दलाली कमाते रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि मारुत का प्रोजेक्ट तो असफल हुआ ही, उसके बाद भी भारत लंबे समय तक कोई स्वदेशी फाइटर जेट नहीं बना सका। सोचिए, अगर उस समय कांग्रेस दूरदर्शिता दिखाती, अगर उस समय भारत ने इंजन टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया होता, अगर उस समय विदेश से हथियार खरीदने की बजाय स्वदेशी हथियार बनाने पर काम किया गया होता, तो लंबे समय तक हमें रूस, फ्रांस और अमेरिका के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अगर इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया होता तो आज हमें तेजस के लिए 50-60 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। बहरहाल सरकार बदली तो सोच भी बदली। 2015 में भारत में बने हुए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। हालांकि इसमें भी एक पेच ये है कि तेजस को मिग-21 के स्थान पर 1990 यानी कि 1990 में ही लाया जाना था, लेकिन फिर से वही तमाम तरह की दिक्कतें आई। सरकारों की लेट लतीफी, ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही और भी न जाने किन किन दिक्कतों की वजह से तेजस का प्रोजेक्ट भी लंबे समय तक लटका रहा। आखिरकार 2015 में जाकर तेजस हमारी सेनाओं में शामिल हुआ और अभी 2025 के सितंबर महीने में मिग-21 को रिटायर करके उसका स्थान तेजस को दे दिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में सीखने की बात यह है कि जो भारत 1960 के दशक में मारुत जैसी उपलब्धि हासिल कर सकता था, वह भारत आने वाले वर्षों में उस विरासत को इसलिए नहीं संभाल पाया क्योंकि हमने अपनी ही क्षमता पर भरोसा नहीं किया, हमने अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं किया, हमने अपने आत्मनिर्भर भारत के सपनों को राजनीतिक इच्छा शक्ति, लाल फीताशाही और दलाली की आग में झोंक दिया। लेकिन इतिहास हमेशा दूसरा अवसर देता है और इस अवसर को अगर नहीं भुनाया गया तो हम एक बार फिर स्वदेशी हथियारों के मामले में कई जनरेशंस पीछे हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इस बार सरकार ने इस अपॉर्चुनिटी को भुनाते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ लगभग $7 बिलियन का करार किया है, जिसके अंतर्गत जल्द ही हमारी आर्म्ड फोर्सेज को 200 से भी अधिक तेजस मिलने वाले हैं। मारुत से जो यात्रा चली थी वह बीच में कुछ व्यवधानों के कारण रुक जरूर गई, लेकिन अब भारत तेजस के माध्यम से आसमान में नई उड़ान भरने को तैयार है।